हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशांक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में वर्ग 8 की पुस्तक हमारी दुनिया का पहला पाठ संसाधन को नोट्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ये वीडियो सभी छात्रों के लिए, साथ ही साथ सीटेट एवं बीपीएससी दक्षता एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए सहायता प्रदान करेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला इकाई है संसाधन। अब संसाधन किसको कहा जाता है? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि। अब हम संसाधन की उपयोगिता की बात करें तो संसाधन की उपयोगिता जो है वो ऐसे आर्थिक मूल्य है। इसमें क्या होता है कि लकड़ी से फर्नीचर बना लिया जाता है तो फिर उसका जो मूल्य है वो परिवर्तन हो जाता है। अगर हम सौंदर्यात्मक मूल्य की बात करें तो जो कोई जलप्रपात है उसको क्या करता है, पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित कर दिया जाता है। जैसे कानूनी मूल्य है। अब कानूनी मूल्य क्या है कि जैसे जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है तो उसको कानूनी रूप से उस पर रोक भी लगाया जा सकता है। अब जो सभी व्यक्तियों का जो एक नैतिक मूल्य है उसमें संसाधन को संरक्षित करना है कि हम अब ये संसाधन तो सीमित है, तो सीमित संसाधन को हम किस तरह से उपयोग करें कि ये आगे आने वाले भविष्य में ज़्यादा किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब हम संसाधन के प्रकार की बात करते हैं तो संसाधन को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। अब इसमें कौन कौन से चीज़ आ जाएंगे तो इसमें आ जाएंगे भूमि। अब भूमि में क्या क्या है तो भूमि में है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि। मिट्टी में है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियाँ। अब हम जल की बात करें तो जल में जो आ जाता है वो उसमें नदी है, झील है, तालाब में जल होता है, सागर में एवं महासागर इत्यादि में जल की जो है वो उपस्थिति होती है। अब वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में आ जाता है घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ। अब जैविक संसाधन की बात करें तो जैविक संसाधन में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु इसमें शामिल हो जाते हैं। अब हम खनिज संसाधन की बात करें तो इसमें लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि इसमें आ जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मानव संसाधन क्या है कि मानव संसाधन जो है, मानव एक संसाधन खुद है। मानव एक संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता से विकसित होती है। अब मानव निर्मित संसाधन में है, उसमें है मानव अपने मेहनत से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे भूमि है, उससे क्या होता है, मिट्टी से ईंट बना दिया जाता है और इस ईंट से क्या होता है, मकान का निर्माण हो जाता है, कार्यालय भवन का निर्माण हो जाता है, विद्यालय भवन का निर्माण हो जाता है, हवाई अड्डा का निर्माण हो जाता है, रेल मार्ग का निर्माण हो जाता है, इससे सड़क का निर्माण हो जाता है, इससे इत्यादि। ये जो है एक मानव ही बना सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण जो हम करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ये आधार क्या क्या हो सकते हैं तो ये हो सकते हैं विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण और स्वामित्व। अब हम विकास एवं उपयोग जो इसको प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण का एक भाग है, इस विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। एक है वास्तविक संसाधन और एक है संभाव्य संसाधन। अब वास्तविक संसाधन
वास्तविक संसाधन कहा जाता है उन संसाधन को जिनकी कुल मात्रा की जानकारी होती है तथा जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा होता है। वास्तविक संसाधन, फिर से हम कह रहे हैं कि वास्तविक संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा की जानकारी होती है। मतलब कोई ऐसा संसाधन है जिसके बारे में हमको ये पता है कि ये केवल इतनी ही मात्रा में है और जिनका वर्तमान में हम उपयोग भी कर रहे हैं, ये आते हैं वास्तविक संसाधन में। अब वास्तविक संसाधन जैसे उसके उदाहरण की बात करें तो पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज और राजस्थान का तांबा इत्यादि। अब ये जो नोट्स है इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड का अभ्रक किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें वास्तविक संसाधन के अंतर्गत ये आते हैं। इस तरह का जवाब हम दे सकते हैं। अगला है संभाव्य संसाधन। अब संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना भी होती है। इसके अंतर्गत केरल में मिलने वाला थोरियम और लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम इसके अंतर्गत आते हैं। वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभाव्य संसाधन के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए ये संसाधन वास्तविक संसाधन के रूप में उपयोग में आ गए हैं। हम अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़, पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि। अजैव संसाधन के अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तुएं शामिल होते हैं, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि। अब हम उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूरज की किरणें एवं हवा, पवन इत्यादि। अब हम अनवीकरणीय संसाधन की बात कर रहे हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि। अब हम वितरण के आधार पर दो भागों में संसाधन को बांटा गया है। जैसे पहला है सर्वत्र उपलब्ध यानी कि सर्वव्यापक और दूसरा है स्थानिक। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए ऐसे संसाधन को रखा जाता है जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी एवं हवा। मिट्टी एवं हवा ऐसे संसाधन है जो हर जगह पाया जाता है। अब है स्थानिक यानी कि स्थानीय संसाधन। इसके अंतर्गत वैसे संसाधन को रखा जाता है जो निश्चित स्थान पर ही पाया जाता है, जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम और छोटा नागपुर में मिलने वाला कोयला इत्यादि। अब है स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को तीन क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है निजी संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब निजी संसाधन, जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संपत्ति या संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर से आगे स्थित खुला महासागरीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जाता है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। मिट्टी, भूमि, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार तो कहीं मैदान पाया जाता है। स्थल रूप के
स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ एवं पठार पर वन अधिक होता है। प्राकृतिक रूप में पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। अब हम अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण यहाँ संसाधन असमान होते हैं। उदाहरण के लिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश की सालों भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की प्रकाश घटती जाती है। अब हम प्राकृतिक संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं उनकी आवश्यकता का होना ज़रूरी है। हम सभी मनुष्य ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसका उपयोग इस प्रकार से किया है कि यह सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। हमने प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से खनन किया है कि ये समाप्ति की ओर है। यह ज़रूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का ठीक से उपयोग करें और भविष्य के लिए संरक्षित करें, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए खतरा पैदा कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ प्रश्न की बात कर रहे हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन से मतलब जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा भूमि। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हवाई जहाज़ ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन की बात करें तो केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संभाव्य संसाधन। ये हम अभी कुछ देर पहले इसी क्लास में बता चुके हैं। अगला सवाल है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए तकनीक भी चाहिए, आवश्यकता भी होती है और ज्ञान भी चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।